हो गया? आवाज़ आ रही है? हेलो ट्यूबा, हेलो ट्यूबा, आवाज़ आ रही है? गरिमा? यस मैम। गरिमा आवाज़ आ रही है बेटे? यस मैम, ऑडिबल। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ गरिमा और ट्यूबा, आपने पहले इकोनॉमी किया हुआ है कभी? कॉलेज में पढ़ा हो या कब? नहीं मैम। हाँ, हेलो, हाँ जी गरिमा। मैम मेरे कॉलेज में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट था ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, हो गया। देखो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, ट्यूबा, गरिमा, गरिमा आपका तो सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स रहा है, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्री कम मेंस का टॉपिक है हमारे पास। बट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, ठीक। अभी हम लोग एडवांस पे नहीं जा रहे, ये बेसिक्स है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर टुमारो विल बी ऑन नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम पे जाएंगे, पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बेसिक्स, ठीक। बेसिक्स के बाद हम एडवांस में जाएंगे, ठीक। जैसे जीडीपी इज अ गुड मेजरमेंट और नॉट, व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हो गए, वी विल डील दैट। और मेंस का क्वेश्चन जो है, जैसे रिसेंटली क्वेश्चन आया था पोटेंशियल जीडीपी पे क्वेश्चन आया था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में अभी तक कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा नहीं गया है। देयर इज नो क्वेश्चन इन प्रीलिम्स इन फ्रॉम दिस सेक्शन बेसिक्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, ठीक। तो ये बेसिक्स जो हैं आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे आगे चलते जाएंगे, ठीक। वैमिते बेटा आपने करा हुआ है बेसिक्स का जो है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक। तो सबसे पहले ट्यूबा हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इसके बाद मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स जो है वो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, सोसाइटी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी है। इट इज अ सोसाइटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्टडी जो है, दैट इज सोशल साइंस। इट इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ सोसाइटी, राइट। एंशिएंट पीरियड में इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ। इकोनॉमिक्स नॉट एज अ सब्जेक्ट डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे उसमें कुछ टैक्सेस के बारे में बताया गया था। तो इकोनॉमिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड है ओकोएस और नेमीन, वहां से ओरिजिनेट होता है। ओकोएस का मीन्स है हाउस होल्ड, नेमीन का मतलब है टू मैनेज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज इकोनॉमिक्स, राइट। अर्लियर इट वॉज नॉन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, राइट। पहले इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम पे जाना जाता था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है, इट वॉज डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ। जो आज इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है, दैट इज बिलोंग टू एडम स्मिथ, बिकॉज एडम स्मिथ इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, राइट। तो एडम स्मिथ अर्लियर इसको इकोनॉमिक्स को इट वॉज नॉन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ। एंड एडम स्मिथ के हिसाब से सोशल साइंस है दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ सोसाइटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ सोसाइटी, प्रोडक्शन होएगा तो यू यूज मनी यूज करोगे, कंजम्पशन के लिए कोई ना कोई चीज को खरीदोगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ सोसाइटी, कंजम्पशन इज आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ सोसाइटी, एंड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ सोसाइटी। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में होएगा, अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में होएगा, इन दैट केस जो होगा प्रोडक्शन होगा फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, राइट। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। एंड नाउअडेज वी यूज मनी फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हमें वो यूज मनी। तो मनी क्या है? मनी किसका ट्रांसफर करता है, अवेलेबल करवाता है? एक्सचेंज सिस्टम को। इफ यू वांट टू बाय समथिंग तो तुम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करोगे।
तो देन एक्सचेंज इज आल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई एम नॉट डिफाइनिंग हियर. इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम सेपरेटली करेंगे. यहां पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, राइट? तो व्हाट आई एम सेइंग, मैंने कहा इकोनॉमिक्स जो है अर्लियर इट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी. व्हाई इट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी? बिकॉज अगर आपने एंशियंट पीरियड में देखा हो तो राजा होते थे, किंग्स होते थे. तो किंग क्या करता था, किसी टेरिटरी को कैप्चर करता था. ठीक है, कैप्चर करता था. वह समझ में आ रहा है आपको बेटे? ठीक, किंग किसी टेरिटरी को कैप्चर करता था. वो कैप्चर करने का क्या होता, क्या था उसका मतलब, क्या था कैप्चरिंग का, क्या होता था उसका पर्पस? अपने रेवेन्यू को और बढ़ाना, टू इंक्रीज हिज रेवेन्यू. तो किंग क्या था, अलग अलग एरियाज को कैप्चर करता था. तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो था वो दोनों आपस में मिले हुए थे. इट वाज मिक्स्ड. तो दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, राइट? उसके बाद एडम स्मिथ के बाद ये ब्रांच जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. अर्थशास्त्र जो है हमारा, ट्यूबा समझ में आ रहा है बेटे आपको? ट्यूबा आवाज आ रही है? यस मैम. समझ में आ रहा है? यस मैम. ओके. अर्थशास्त्र, हमारे पास जो बुक है, वी हैव अ बुक अर्थशास्त्र. बट दिस अर्थशास्त्र बुक, हु रिटन दिस बुक अर्थशास्त्र? कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों उसके नाम हैं. तो कौटिल्य रिटन अर्थशास्त्र. बट दिस बुक इज नॉट एक्सक्लूसिवली ऑन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा गया है. दे बुक जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ स्टेट जो है उसको जज करता है, उसको वो बताता है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र में भी एक्चुअली अगर देखा जाए, एडम स्मिथ की बुक जो आता है वो 1776 में आता है. अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है अगर हम ये देखें, अर्थशास्त्र एडम स्मिथ की बुक से भी बहुत पहले का डॉक्यूमेंट है. ठीक है, बहुत पहले का. तो अगर हम लोग ये कहें कि जो पुराना एविडेंस है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, एंशिएंट एविडेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो क्या होगा? अर्थशास्त्र होगा, राइट? देखो यहां पे एक चीज मैंने आपको डिफाइन किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कैसे होती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज ह्यूमन वांट्स जो है उससे स्टार्ट होते हैं. दे स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्स का जरूरत है. अगर भूख लगी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी. तो खाने की जरूरत के लिए अनाज की जरूरत पड़ेगी, ग्रेन्स का जरूरत पड़ेगा, राइट? व्हीट का जरूरत पड़ेगा, राइस का जरूरत पड़ेगा, और व्हीट और राइस का प्रोडक्शन होगा, राइट? ह्यूमन वांट्स, रिसोर्स नीडेड, प्रोडक्शन नीडेड. प्रोडक्शन के बाद क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होंगी, एंड आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक्सचेंज होगा, राइट? और डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के बाद ह्यूमन वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड होंगी. तो दिस इज क्या है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी का एक्टिविटीज है, किस तरीके से शुरू होती हैं. दे आर स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमन वांट्स, रिसोर्स नीडेड, प्रोडक्शन नीडेड, गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड सेटिस्फैक्शन, राइट? तो इकोनॉमी क्या करता है? इसका स्टडी करता है. डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो है, अलग अलग लोगों ने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से दिया, राइट? फ्रॉम द बिगिनिंग इन एंशिएंट पीरियड उनका जो नजरिया था, वो जो उनका व्यू था इकोनॉमी को लेके, वो बिल्कुल डिफरेंट था, राइट? डिफरेंट व्यू थे. लाइक एडम स्मिथ डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स एज नेचर एंड, इन्होंने एक किताब लिखा था नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, पब्लिश्ड इन 1776 में. हमने पहले भी किया था इस चैप्टर को. 1776 में ये बुक पब्लिश हुआ था एडम स्मिथ का. एडम स्मिथ ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स डील्स विद वेल्थ यूजिंग वेल्थ एंड गेटिंग एक्टिविटीज. इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली. ठीक है, एट प्रेजेंट इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ है, सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ है. इट इज ओनली रिलेटेड टू स्टडी ऑफ वेल्थ? नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली. स्टडी ऑफ वेल्थ इज अ पार्ट, एक पार्ट है हमारे इकोनॉमी का, बट वेलफेयर इज ऑल्सो एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, राइट? तो एडम स्मिथ क्या करता था? एडम स्मिथ ने ये डिफाइन किया, वेल्थ डेफिनेशन जो है वो
प्रोवाइड करा। और वेल्थ डेफिनेशन जो कह रहा था कि बस इकोनॉमी क्या है, एक्वायर करना है वेल्थ को, ठीक है, वेल्थ से रिलेटेड है। बट दिस डेफिनेशन वाज रिजेक्टेड बाय इकोनॉमिस्ट एज वेल्थ इज ओनली मीन्स टू एन एंड 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 इज ह्यूमन वेलफेयर, राइट। ह्यूमन वेलफेयर अल्टीमेटली, देखो आप लोग अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ, अल्टीमेट क्या है, ठीक है। ये जो है, अगर आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एक रास्ता है एक अच्छी लाइफ को जीने का, ठीक है, ये एंड नहीं है, राइट, एक रास्ता है, मीन्स टू एन एंड। एंड क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है डिसेंट लिविंग का, ठीक है, रिस्पेक्टफुल लिविंग का, ये अल्टीमेट गोल है। लेकिन मीन्स क्या है, सिविल सर्विसेज का आप कोचिंग कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज को करके आप एक अच्छा लिविंग जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो रिजेक्ट किया गया, बाकी इकोनॉमिस्ट ने इस डेफिनेशन को रिजेक्ट किया और जो मेजर बंदा था रिजेक्ट करने वाला वो जो था वो अल्फ्रेड मार्शल था, राइट। ये बेसिकली एडम स्मिथ फ्री इकोनॉमी जो है उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते थे, राइट। और आज की डेट में क्या हो रहा है, टुडे एडम स्मिथ तो फ्री इकोनॉमी को ही सपोर्टेड, फ्री इकोनॉमी। आप लोगों को लगता है कि आज की डेट में फ्री इकोनॉमी है? ऐसा नहीं है, हम लोग फ्री इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहे, राइट, नहीं जा रहे, मिक्स की तरफ जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो, फ्री इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। टैक्स बैरियर्स लगातार कम हो रहे हैं, WTO, ठीक है, और बाकी जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ हैं, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से बहुत सारे टैक्स बैरियर्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिड्यूस हो रही हैं, राइट। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग WTO में ये सारी चीज़ों के बारे में। वेलफेयर डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखा था दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, इट वॉज स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ठीक, मैनकाइंड मीन्स वेलफेयर, वेलफेयर का स्टडी है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। आगे है स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स ने दिया था, अकॉर्डिंग टू हिम इन्होंने एक बुक लिखा था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसमें उन्होंने कहा था स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजर्स। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, राइट। इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, इट इज साइंस ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। क्या मतलब हो सकता है इसका? Economics is science of scarcity and choice. गरिमा? मैम जितना मुझे समझ आया है इसका मतलब शायद ये है that the resources that are in hand are scarce, they are not unlimited. So how we use them is, it is all our choice. We have to optimally use it. So economics is the study of how we, what kind of choice. बिल्कुल सही। In order to fulfill our needs. बिल्कुल, एग्जाम्पल देखो, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, अल्टरनेट यूजर्स, ठीक है। ये किस तरीके से होगा, जैसे मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक, आप प्रायोरिटी सेट करते हैं। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? प्रायोरिटी जो है वो सिविल सर्विसेज की कोचिंग को पैसा देना है, प्रायोरिटी रूम रेंट है, या प्रायोरिटी कोई और चीज़ है, तो आप प्रायोरिटाइज करते हैं हर चीज़ को। और इकोनॉमी का जो पूरा का पूरा एरिया है वहाँ भी आप प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करते हो। आपके पास मीन्स जो हैं दैट आर स्कार्स, नेचुरल रिसोर्सेज हों या फिर कोई भी कैपिटल रिसोर्सेज हों, फिजिकल रिसोर्सेज हों, दे आर स्कार्स रिसोर्सेज, और आप उसे यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं ऑप्टिमम लेवल पे। हमारे इंडिया के पास कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा हैं? इंडिया के पास कौन से रिसोर्स ज्यादा हैं? ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास ज्यादा है, स्कार्स नहीं है। लेकिन स्कार्स है क्या हमारे पास? स्किल्ड लेबर, स्किल नहीं है हमारे पास। ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा हैं लेकिन स्किल ह्यूमन नहीं है हमारे पास, दैट इज द प्रॉब्लम।
ग्रोथ डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन जो है वो एकदम सिमिलर डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में भी यही कहा गया है, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस। और ये डेफिनेशन भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रॉब्लम जो है, जो इससे दैट इज रिलेटेड टू दिस, तो दोनों सिमिलर है। इसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज इस तरह करते हैं जैसे प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए बचा कर रहे हैं। बिल्कुल, मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट में जितना भी डेवलपमेंट फिनोमेना है, इट इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहीं पे भी ग्रोथ नहीं होगा। अभी देखो डेवलपमेंट है, इट इज अ डेवलपमेंट। हम लोग कहां से चले थे? वेल्थ डेफिनेशन से चले। वेल्थ डेफिनेशन के बाद वेलफेयर डेफिनेशन आया, वेलफेयर डेफिनेशन के बाद स्कैर्सिटी डेफिनेशन आया, आफ्टर दैट ग्रोथ डेफिनेशन आया। और अभी तक क्या था? ग्रोथ डेफिनेशन पे ही फोकस किया जा रहा था। वहमते समझ में आ रहा है? टिल डेट जो था वो ग्रोथ डेफिनेशन जो था उस पर ही फोकस किया जा रहा था, बट नाउ पूरा वर्ड जो है वो शिफ्टेड हो गया है टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रोथ जरूरी है, इट इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पढ़ा है हमने, ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ा है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। हाँ, तुम्हारा तो लॉ में पार्ट है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तब होगा। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा था, ठीक है, तो वो उसमें क्या डिस्कस कर रहे थे? एडम स्मिथ का वेल्थ का ही डिस्कस कर रहे थे। जैसे मान लो एक राजा है, राजा ने किसी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। पुराने राजा ये तो नहीं देखते थे ना कि हाँ भाई कोई भूखा है तो उसको भी मिलना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को डिसाइड नहीं किया जाता था। बस राजा का था एक टेरिटरी को एक्वायर करना, अपने रेवेन्यू जो है उसको इंक्रीज करना लगा था, यही उसका पर्पस था, राइट। तो अब क्या था? पुराने समय में यही चीज लागू होती थी, वेल्थ को कैसे अकोमुलेट करना है उसी चीज पे शिफ्ट था। लेकिन अगर वेल्थ जो है उसको एजुकेशन में भी लगाना है, हेल्थ में भी लगाना है, वेलफेयर में लगाना है, उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। इसीलिए जो उनका एडम स्मिथ का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था इकोनॉमिक्स को लेके कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। समझ आया? नहीं आया? देखो, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ पैसा जो है वो इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 50 करोड़ 10 करोड़, बहुत सारा पैसा होता है उनके पास। लेकिन आप उनके घर में कभी चले जाओ तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वो 50 करोड़ से मैच नहीं करता। अगर बोलो कि 50 करोड़ भैया बहुत बड़ा स्वामी है पैसे का, ठीक है, लेकिन 50 CR के साथ उसका मैच नहीं करता। उसके बच्चे हो सकता है एजुकेशन पे उसने फोकस ना किया हो, हेल्थ पे फोकस ना किया हो। जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर स्टेट होता क्या है बेसिकली? तुम बताओ वेलफेयर स्टेट क्या है? वेलफेयर, अगर हम फिर वेल्थ के अकोमुलेशन की बात करें तो वेल्थ है। अगर वेल्थ के साथ, पैसे के साथ अगर हम वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। सिंपल सी तो बात है ये। अभी आएंगे हम लोग ग्रोथ, हम बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो बेसिक्स कर रहे हैं, इस पे इतना वरी करने का ज़रूरत ही नहीं है। देखो, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? मैक्रो मीन्स बिग और माइक्रो मीन्स क्या है? स्मॉल है। 1930 से पहले, 1930 से पहले का था, बिफोर 1930 ओनली वन इकोनॉमिक्स, केवल एक ही इकोनॉमिक्स होता था जिसको एडम स्मिथ के हिसाब से स्टडी किया जाता था। लेकिन 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बताएंगे हम लोग, बिजनेस साइकिल एक चैप्टर है उसमें इसको डील करेंगे। 1930s में क्या हुआ कि डिमांड जो थी वो बहुत कम हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गया, ठीक है। मान लो प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत सारी फ्रिज जो है, टीवी जो है, उसका मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाए, लेकिन उस टीवी फ्रिज को खरीदने के लिए लोगों के पास में पैसा ना हो, नो मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, राइट। तो क्या हो गया? डिमांड जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया और सप्लाई जो था वो बहुत ज़्यादा
बढ़ गया, तो डिमांड और सप्लाई का गैप इतना ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन का मतलब ये है, सिंपल अभी आपने ये समझना है, मैं समझाऊंगी डिप्रेशन का मतलब। सिंपल आपने ये समझना है कि कोई भी प्रोडक्शन जो हो रहा था उसका डिमांड नहीं हो रहा था। अगर प्रोडक्शन का डिमांड नहीं होगा तो इन दैट केस क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट फर्म नहीं कर पाएगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ में आया? तो 1930s के आसपास ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था। इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो था उससे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो गए। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जैसे माइक्रो क्या है, जैसे मान लो एक ये कोई भी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम स्टडी करते हैं किसी चीज़ को, चेयर्स बनाने का फैक्ट्री है, तो हमने चेयर्स की स्टडी करी कि एक चेयर का मैन्युफैक्चरिंग कितने में पड़ता है, कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना प्राइस डिटरमाइंड होगा, और कौन कौन से कस्टमर्स जो होंगे उसको हम लोगों को वो सेल करना है। तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? अब क्या है, ये तो एक यूनिट है, किसी इकोनॉमी में एक यूनिट है। अगर हम ऐसे ही यूनिट जो है उसको कंबाइन कर दें, पूरे के पूरे यूनिट्स को कंबाइन कर दें कि एक फैक्ट्री की बजाय, जब ये चेयर बनाने वाली कितनी फैक्ट्रीज हैं हम लोगों के अपने पूरे इकोनॉमी में, तो क्या है 100 फैक्ट्रीज हैं। तो 100 फैक्ट्रीज में कितना चेयर जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, 100 फैक्ट्रीज में कितना चेयर किस कीमत पे उसको सेल किया जा रहा है। तो जब सारे फैक्टर्स को हम अकोमोलेट कर लेते हैं तो ये जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट हो जाता है, राइट। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो है इट डील्स विद स्मॉल और मैक्रो जो है इट डील्स विद बिग। तो 1930 से बिफोर 1930 ओनली वन इकोनॉमिक्स, आफ्टर 1930 separated in two parts, that is one is macro and second is micro economics। और रैगनर ने कॉइन किया था इस वर्ड को, माइक्रो और मैक्रो को। 19 developed as separate branch after British economist Keynes published his book General Theory of Employment and Money in 1936, right? आगे चलते हैं। इसमें डिफरेंस दिया गया है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्म फैमिली इज नॉन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी बोथ नेशनल इंटरनेशनल इज नॉन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल को स्टडी करता है, दैट इज एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज, एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल इश्यूज भी इसमें डील किया जाता है। Covers various issues like demand, supply, product pricing, factor pricing, production, consumption, economic welfare and covers various issues like national income। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशन, ये सारा स्टडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट को ही IAS में स्टडी करते हैं, राइट। नेक्स्ट, what is difference between economy and economics? Economy is a society, ठीक। Each society creates a setup called economy to solve the issue of scarcity of resources and satisfy their wants in an optimum manner, ठीक। इकोनॉमी क्या है, एक सोसाइटी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसको हम इकोनॉमी बोल देते हैं। इंडियन इकोनॉमी, कनेडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, राइट। एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड थ्योरीज बिहाइंड इकोनॉमी, ठीक। नेक्स्ट इज सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये हो गया क्लियर, कुछ भी नहीं है इसमें। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखो हर इकोनॉमी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, हर सोसाइटी के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी के पास कौन सा प्रॉब्लम है? डेमोग्राफी, या फिर डेमोग्राफी डिविडेंड है, या फिर डिजास्ट्रस है। अपनी डेमो लगातार क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से वो हम लोगों के लिए एक फ्रूटफुल तभी होगा ना जब वो स्किल्ड होगा। तो लगातार पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी के पास एक चैलेंज है, हमारी इकोनॉमी के पास एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि ये जितना भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। एसी नहीं चल रहा क्या? इधर का एसी चलाना। ठीक है, तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर सोसाइटी का अलग अलग होता है।
हमारी सोसाइटी के पास सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पॉवर्टी है, यू आर राइट, पॉवर्टी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारे पास पॉपुलेशन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारे पास डिफॉरेस्टेशन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, लॉट्स ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हर सोसाइटी का सेटअप अलग तरीके से बना होता है, हमारा कल्चर अलग है, अमेरिकन कल्चर अलग है, कनेडियन कल्चर अलग है, डिफरेंट तरह के कल्चर्स हैं और डिफरेंट तरह के कल्चर को डिफरेंट तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है और वो जो चैलेंजेस को एड्रेस किया जाता है, ठीक है, जिस तरीके से एड्रेस किया जाता है वो अलग तरीके से, हर सोसाइटी का अलग तरीका है उन चैलेंजेस को एड्रेस करने का, राइट। हमने जो चैलेंजेस को एड्रेस किया वो मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से किया। क्या हुआ? ठीक है, तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? व्हाट गुड एंड सर्विसेज शुड प्रोड्यूस, हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस। सेकंड इज हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है किसी भी सोसाइटी के लिए, राइट। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड प्रोड्यूस, कौन सी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चाहिए हम लोगों को? कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए या कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए? कैपिटल गुड्स क्या है वैमिते, बताओ? फिक्स्ड एसेट, भूल गए, फिक्स्ड एसेट। मैंने क्या कहा? हर सोसाइटी के पास अपना चैलेंज है। हमारी सोसाइटी पॉवर्टी में है, हमारी सोसाइटी जो है उसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रॉब्लम रहा है, तो वी नीड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी नीड कैपिटल इंडस्ट्रीज, राइट। ठीक, अगर हमारे पास पॉपुलेशन का चैलेंज है तो हमें क्या चाहिए? वी नीड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्किल्ड इंस्टीट्यूशंस। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अमेरिका का नहीं है या फिर किसी और सोसाइटी का प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो हर जो सोसाइटी है उसका अलग अलग तरीके से चैलेंजेस होता है और अलग तरीके से चैलेंजेस को एड्रेस किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके की सोसाइटीज़ ने डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से चैलेंज किया। किसी ने सोशलिस्ट पैटर्न जो है उसको अडॉप्ट किया, किसी ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया और किसी ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी को अडॉप्ट किया, राइट। तो व्हाट आई एम सेइंग, मैंने कहा इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का आपको डिफरेंस पता है। मैंने कहा कि कोई भी इकोनॉमी जो है उसमें ही फेस सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड व्हाट आर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? दे आर रिलेटेड टू व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड प्रोड्यूस, हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, कौन सी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। इन इंडिया वी नीड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं, ऐसी मशीनरी जिससे और इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है वो अटैच है। मान लो स्टील इंडस्ट्री है, एक स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करने के बाद बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा सकता है, चाहे वो साइकिल इंडस्ट्री क्यों ना हो, आयरन और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे वो कार इंडस्ट्री क्यों ना हो। तो क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? एक कैपिटल इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारी और चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा सकता है, राइट। What goods and services should produce? How should goods and services produce? कैसे करें? मशीन से करें या फिर ह्यूमन से करें? ठीक है, हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्या हम मशीन से प्रोड्यूस कर लें? अगर इंडिया है, देखो गांधी जी ने कहा था कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। गांधी ये चाहते थे, उनका व्यू था कि ऐसा है कि हमारे इंडिया में लेबर बहुत है, तो हमें इस तरीके की डेवलपमेंट करना चाहिए जो लेबर इंटेंसिव हो, राइट। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो भी डेवलपमेंट है वो विलेजेस की तरफ होना चाहिए। तो क्या हुआ, हालांकि दोनों ही हम लोगों ने नहीं माना है, अब मानने की कगार पर है, पर उस वक्त नहीं माना। तो हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाए? ह्यूमन कैपिटल से किया जाए या फिर कैपिटल इंडस्ट्रीज या मशीनरी से किया जाए? ये भी एक प्रॉब्लम है। हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट, अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए? क्या उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो उसका पैसा दे सकते हैं, या उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जो उसका पैसा नहीं भी दे सकते, राइट। मान लो वीट का प्रोडक्शन होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमने डिस्कस किया था,
अगर आपके पास परचेजिंग पावर है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एब्सेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसमें नहीं है। अगर इफ़ यू हैव परचेजिंग पावर, अगर तुम्हारे अंदर खरीदने की क्षमता है तो तुम्हारे लिए चीज़ को प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर कैपेबिलिटी जो है वो बाय करने का किसी में नहीं है तो उसके लिए कोई चीज़ को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ऐसा था, राइट। अब क्या है, हमारे इंडिया में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होंगी, वीट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, राइस प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू लोगों तक जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो थिंग इज दैट कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे किया जाए, दीज आर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और किसी भी इकोनॉमी को ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये मटेरियल है आपका, और नाउ 20 क्वेश्चन सेट एक जो है वो मिल जाएगा आपको इसी से रिलेटेड। आई थिंक वो टुमारो आपको मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे, कुछ आउटसाइड से क्वेश्चंस होंगे। वो 20 क्वेश्चंस को आपको करना है और वो एकदम यूपीएससी के पैटर्न पे ही बनाया गया है क्वेश्चन। तो मेरा ये कोशिश है इकोनॉमी एस्पेक्ट में, देखो आई एम स्पीकिंग इन हिंदी क्योंकि दूसरे लोगों को भी पढ़ाना होता है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की लेवल पे सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये है कि मेरा ये कोशिश है कि कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, मैं ये नहीं आप लोगों को कहूँगी कि डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन इतना समझ आपका डेवलप हो जाएगा कि आप उस समझ के, देखो समझ पे ही क्वेश्चन होता है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन डायरेक्ट तो आते नहीं, जो आप अपने अंदर समझ को डेवलप करते हैं उसी पे ही क्वेश्चंस को आपको करना होता है, सही करना होता है। जैसे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको बताया मैंने, अब इससे रिलेटेड अगर तुम इसको करते जाओगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट आते जाएंगे। जैसे इंडिया स्पेसिफिक बता रहे हैं, इंडिया स्पेसिफिक में क्या है, लेबर जो है, लेबर फोर्स ज़्यादा है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल जो है उसको अपलिफ्ट करना। व्हाट गुड्स एंड प्रोड्यूस क्या है कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करना। हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड, पीडीएस सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स और वेलफेयर स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया निभा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ का कुछ मतलब नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसकी मार्केट वैल्यू है। मैं अगर यहाँ पे पैसा लेती हूँ, पढ़ाने का पैसा लेती हूँ, तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड होगा। इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन जीडीपी। जो भी प्राइस, जो भी मनी का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, दैट विल बी इंक्लूड इन जीडीपी। ठीक है, वी विल डिस्कस इन जीडीपी एंड ग्रोथ कुछ नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू पर कैपिटा इनकम ओनली। अगर जहाँ पे ग्रोथ शब्द है, इट इज़ रिलेटेड टू पर कैपिटा इनकम, इट इज़ रिलेटेड टू इनकम ओनली। बट जहाँ पे डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, सोशल, दोनों ही एस्पेक्ट को लेके है। वेलफेयर एंड आपका इनकम भी बढ़ना चाहिए और आपका वेलफेयर भी होना चाहिए, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ तो डिपेंड करता है वो मार्केट की डिमांड पे नहीं डिपेंड। नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ में हम पर कैपिटा इनकम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो अभी आगे हैं। 3rd चैप्टर जो है वो पूरा इस पे है, ठीक है, उसको भी चैप्टर को 3 डेज लगेंगे, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक सिस्टम। अब 3 प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। दीज आर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग सिस्टम है। दीज आर इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम, फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सेकेंड इज सोशलिस्ट एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम फॉलो करते हैं, right? Now capitalist system is market orientation, absence of government intervention, goods distribute on the basis of purchasing power and not need. Presently small number of big producer. अब क्या है, मैंने कहा आपको ज़रूरत है किसी पुअर को, इफ़ ही नीड अ हाउस बट उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, ठीक, और उसके पास उसको ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होगा उसके लिए घर नहीं बनाएगा, राइट। इट इज़ डिपेंड ऑन योर परचेजिंग पावर।
अगर परचेजिंग पावर के लिए डिमांड है, अगर कार इंडस्ट्री के लिए डिमांड है तो कार का ही मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है। नीड के मुताबिक यहाँ पे कोई चीज नहीं होगी। तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है, एब्सेंस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो होता है वो एब्सेंट रहता है। इसमें मार्केट ओरिएंटेशन रहता है, मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई जो हैं वो ही सारी चीज़ों को डिटरमाइन कर देती हैं। और अभी जो है देखो, पहले क्या था, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था वो बहुत कॉम्पिटिटिव होता था, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते थे। बट अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बिग कंपनीज हैं। अगर देखा जाए कैपिटलिस्ट में अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल जो है, बहुत ज़्यादा पैसा कुछ ही कंपनीज के पास कॉन्सेंट्रेट है। पेप्सिको हो गया, कोक हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अक्सर एग्जाम्पल मैं देती रहती हूँ। घर पे आप कोई भी चीज़ लेने चले जाओ, डव का साबुन इस्तेमाल करते हो, यू यूज़ डव सोप, हिंदुस्तान लीवर। हमाम साबुन यूज़ करते हो, इट इज़ हिंदुस्तान लीवर। व्हील जो है, यू यूज़ व्हील, कपड़े धोने का व्हील है, हिंदुस्तान लीवर। एरियल यूज़ करते हो, हिंदुस्तान लीवर। यानी कि अगर कोई चीज़ 200 में मिल रहा है तो 200 का प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान लीवर ही कर रहा है। हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर बोलते हैं उसको, अभी यूनिलीवर प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर व्हील अगर आप जाते हो, चाहे कोई विम बार लेते हो, ये भी प्रोड्यूस कौन कर रहा है, यूनिलीवर कर रहा है। तो बिग जाइंट्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं कैपिटलिज्म में। अब गूगल को देख लो, एडवर्टीजमेंट के लिए अगर जाते हैं, मान लो अगर हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो हम गूगल के पास ही जाएंगे, और कोई इंजन है ही नहीं। अगर हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो क्या होगा, फेसबुक पे जाएंगे, और किसी सिस्टम पे हम जाते ही नहीं हैं। तो ये जो है कैपिटलिज्म ने बहुत बिग जाइंट इंडस्ट्रीज जो है उसको प्रोड्यूस किया है, राइट। तो इसमें कैपिटलिज्म में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है कुछ ही लोगों के हाथ पे रह जाता है, राइट। और इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक। कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत कम है। नाउ सोशलिस्ट सिस्टम, सोशल ओनरशिप ऑन द means of production, economic activities through planning, goods and services according to needs of society, right। इससे बिल्कुल अलग है सोशलिस्ट सिस्टम। सोसाइटी के नीड्स को एड्रेस किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है। प्लानिंग तभी होगा ना जब आपको ये लगेगा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है और फुल यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का। तो क्या करेंगे, प्लान करेंगे, इक्वालिटी को बनाने की कोशिश करेंगे। जो बिल्कुल लास्ट में बैठा कोई बंदा है, बहुत ही पुअर है, उसको भी अवेलेबल होना चाहिए, डेवलपमेंट का फ़ायदा उसको भी होना चाहिए। तो ये सोशलिज्म है। अभी आप लोगों को देखो, सोशलिज्म लगातार श्रिंक हो रहा है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जहाँ सोशलिज्म रह गया है। कोई कंट्रीज़ बता सकते हो आप लोग? रशिया भी नहीं, चाइना तो है, लेकिन रशिया बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते आप 1991 के बाद। Actually, I am confused between socialist and communist. देश फिलॉसफीज़ आप वर्ल्ड इकोनॉमी में पढ़ेंगे, सोशलिज्म थोड़े डेमोक्रेट होते हैं, मार्क्सिस्ट भी है, लेनिनिस्ट भी है, माओइस्ट भी है। ये डिफरेंट वेरिएंट है फिलॉसफी के। फिलॉसफी बेसिकली क्या है, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी था, कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके वेरिएंट हो गए कम्युनिस्ट फिलॉसफी, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, लेनिनिस्ट फिलॉसफी, माओइस्ट फिलॉसफी। अलग अलग है, अलग अलग तरीका है, लेकिन कुल मिला के जो है यही है कि पैटर्न इस तरीके का होगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे। ये तो हर जगह पे है, ठीक। जैसे क्यूबा जो है वो सोशलिस्ट कंट्री है, बेसिकली कम्युनिस्ट कंट्री कहेंगे, मैंने इसको सोशलिस्ट कैटेगरी में डाला है, ठीक है। क्यूबा हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा और चाइना के बाद वियतनाम हो गया, लाओस हो गया। दीज कंट्रीज हालांकि श्रिंक हो गया है, बहुत सोशलिज्म जो है बहुत श्रिंक होते जा रहा है और कैपिटलिज्म लगातार बढ़ रहा है। टुडे आज भी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, ठीक। और हम लोग फ्री मार्केट फिनोमेना की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक। अब ये क्या है, आगे है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म जो है को एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को फॉलो किया। वी हैव अ प्लानिंग कमीशन, वी हैव अ नीति आयोग, वो भी है, वी हैव टाटा भी है, और इसके बाद गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो भी है, रेलवेज भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है। स्टील इंडस्ट्री टाटा के पास भी है और स्टील इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास भी है।
लेकिन अब क्या हो रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो रहा है इंडिया से, लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक, कुछ नहीं है, हम लोग पीछे चलते हैं। हमने शुरू कहाँ से किया, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सोसाइटी की स्टडी करता है, राइट। फिर हम आगे आए, फिर हमने क्या, देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, वन इज वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन, हाउ टू अकमुलेट मनी एंड वेल्थ, कैसे मनी को अकमुलेट करना है, बस उस पर फोकस था। ठीक, और फिर उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म हुआ कि जो इकोनॉमिक्स है इट इज़ नॉट सोली स्टडी ऑफ अपना वेल्थ। फिर वेलफेयर पे आए कि इकोनॉमिक्स जो है वेलफेयर भी करता है, तो वेलफेयर डेफिनेशन आ गया। फिर आगे आए, किसी ने कहा स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और चॉइसेस का साइंस है ये, राइट। फिर आगे चले गए, आगे भी ग्रोथ डेफिनेशन की तरफ गए, और आज हम लोग किस डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब ये इसका हिस्ट्री लगेगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये इंटर रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है आप लोगों को। इंटरनेशनल रिलेशंस, जब हम लोग इसमें भी एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने ही जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका जो व्यू है, डेवलप वर्ल्ड का कुछ और है और डेवलपिंग कंट्रीज़ का कुछ और है। क्लाइमेट चेंज के लिए व्यू जो है डेवलप वर्ल्ड का कुछ और है और डेवलपिंग कंट्रीज़ का कुछ और है। तो वी विल डील इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसे ये है, हिस्टोरिकल उसका हुआ। आफ्टर दैट हमने कहा मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हमने कहा 1930 से पहले, 1930s में डिप्रेशन आया था, उससे पहले देयर वाज ओनली वन इकोनॉमिक्स, एंड आफ्टर 1930 टू ब्रांचेस क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली कैपिटलिस्ट फिनोमेना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड टू क्या है, इन्फ्लेशन, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ओवरऑल सोसाइटी में क्या हो रहा है, कितना, हाउ मच प्रोड्यूस, हाउ मच कंज्यूम, कितना इनकम जनरेट हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिफ्लेशन, एग्रीगेशन है वो सब चीज़ का, राइट। तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम आगे आए और हमने ये कहा कि हर सोसाइटी, हर इकोनॉमी को कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, राइट। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, और ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हर कंट्री, हर इकोनॉमी, हर सोसाइटी का अपने तरीके का सेटअप होता है। कोई सेटअप कैपिटलिस्ट सेटअप है, कैपिटलिस्ट तरीके से उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है, कोई कंट्रीज सोशलिस्ट तरीके से उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है, और कोई कंट्री जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। सिंपल, फहमते, समझ में आ गया? प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा ना तुमको? अच्छा गरिमा, साजिद, तुबा, यस मैम। यस मैम। हाँ कुछ हाँ हूँ बोल दिया करो यार। ठीक है, मैं हाँ जी। हम लोग कह सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैगरेटेड वर्जन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी है। मैक्रो Yes, नहीं नहीं बेटे, ऐसे नहीं कह सकते। मैम क्योंकि मैम मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो ओवरऑल सोसाइटी को लेकर नहीं, उसको मिक्स मत study करो, करते हैं। मिक्स मत करो। ये इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का तरीका है, जैसे लॉ को स्टडी करने का तरीका है, बस एक मेथड है स्टडी करने का। मैक्रो और माइक्रो दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दे आर नॉट सेपरेट। इसमें बताया है, मैंने यहाँ पे नहीं किया, इसमें बताया है दे आर इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड कैसे होंगे? अब एक फैक्ट्री का यूनिट है, जब हम लोग मैक्रो के लेवल पे स्टडी करते हैं तो एक कंट्री के लेवल पे स्टडी करते हैं, एक रीजन के लेवल पे स्टडी करते हैं। तो कितनी फैक्ट्रीज में चेयर बनी, उन सबको कंबाइन कर लिया हमने। ठीक है, कितनी फैक्ट्रीज में पेन बने, उस सबको हमने कंबाइन कर लिया। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम सिर्फ सिंगल फैक्ट्री को स्टडी करते हैं। समझ में आया? जैसे मैंने मान लो कि आपके गाँव में आपका खेत खलिहान है, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये जो प्रवीण का खेत है उसकी स्टडी करनी है, तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैंने अगर कहा कि नहीं भाई प्रवीण के पूरे गांव में जिनके पास गेहूं के खेत है उनकी स्टडी करनी है, तो वो क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, बस। ठीक है, अब क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम लोग पहले भी डिस्कस करके आए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कंजम्पशन से रिलेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड विद द कंसर्न विद प्रोडक्शन। हाँ, पहले डेफिनेशन देख लो बेटे। Economic activities concerned with production, consumption and investment of all goods which passes
possess utility scarce in quantity and can be subject to exchange। एक एक शब्द को ध्यान देना है, वो प्रीलिम्स के लिए पूरे शब्द को ध्यान देना होगा। देखो प्रीलिम्स ज़्यादा चैलेंजिंग होता है मेंस के जीएस से। मेंस का जीएस इतना हार्ड नहीं रहता जितना प्रीलिम्स का रहता है, ठीक है। तो क्या है कंसर्न विद, क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल गुड्स विच पॉसेस यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है मैम बेटे? हाँ जी बेटे, यूसेज, ठीक है, जिसको आगे प्रोड्यूस किया जा सके। एंड स्कार्स इन क्वांटिटी एंड कैन बी सब्जेक्ट टू एक्सचेंज, और से एक्सचेंज भी किया जा सके। रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज क्या है? प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग द यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? इट इज इंक्रीजिंग द यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स। कंजम्पशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स, दिस इज कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट क्या है? दिस इज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हर चीज को नहीं बोलते इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट का मीन्स क्या है? जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से कुछ और प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हर चीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में नहीं हम लोग कर सकते। हमने पढ़ा भी है एनसीईआरटी में, जिसमें एक्सचेंज होता है, ठीक है। जो एक्सचेंज करता है, मनी का एक्सचेंज करता है, वो ही एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। अगर घर पे हम खाना बना रहे हैं, इट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। लेकिन उसको रेस्टोरेंट में जाके बेच रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्राइसिंग ऑफ जो एक्सचेंज है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड सेकंड इज फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की डिटर्मिनेट करना प्राइस को। फैक्टर प्राइसेस क्या है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? हाँ अहमद बताओ। हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल और मशीनरी, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब लैंड, लेबर, कैपिटल को इकट्ठा कौन करता है? नहीं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लैंड आपके पास है, लेबर आपने हायर करनी है, कैपिटल भी लेना है। ये बेसिकली इकट्ठा कौन करेगा इसको? ये करेगा एंटरप्रेन्योर करेगा, ठीक है। उद्यमी बोलते हैं हिंदी में उसे, ठीक है। ये इसको इकट्ठा करेगा और ये प्रोड्यूस करेगा। लेबर को इकट्ठा करेगा, कैपिटल लगाएगा और लैंड होगा उसके पास और ये प्रोड्यूस करेगा। और क्या होगा इसके बदले में? लैंड को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, लेबर को वेज मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। देखो ये बहुत पुराना वक्त है। रेंट जब लैंड से लिया जाता था, लगान बोलते थे उसको, लगान लिया जाता था, तो उस समय की फिलॉसफी जो है अभी भी ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जिसमें एक्सचेंज होता है, ठीक है, मनी का एक्सचेंज होता है। 4 सेक्टर्स कौन से हैं? 1 इज हाउस होल्ड सेक्टर, 2nd इज प्रोड्यूसर सेक्टर, 3rd इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। मेजर 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जिसमें एक्सचेंज होता है, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर कहाँ से आता है? हाउस होल्ड से आएगा। कैपिटल कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड से आएगा। एंटरप्रेन्योर कहाँ से आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से आएंगे। तो दीज आर ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंज्यूम भी कौन करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर करेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर में ऑनर्स भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोडक्शन यूनिट, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो प्रोड्यूस कर रही है। रेलवेज किसका है? गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। तो रेलवेज जो है कैटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। रेलवेज जो है उसका अपना इलेक्ट्रिक सेटअप जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी सेटअप है वो भी रेलवेज का खुद का है।
तो ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर है। और गवर्नमेंट सेक्टर टैक्सेस भी लेता है कि नहीं टैक्सेस, और टैक्सेस लेने के बाद उसको एक्सपेंडिचर भी करता है। किस पे एक्सपेंडिचर करता है? रोड्स कंस्ट्रक्शन पे, रेलवेज कंस्ट्रक्शन पे, इस पे एक्सपेंडिचर भी करता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना शुरू हो गया है लगातार। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स है। तो हर इकोनॉमी जो है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब कुछ वहीं पे ही प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी होंगे जिनको कुछ एक्सपोर्ट भी करना होगा। हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं वैसे ज़्यादा? इंपोर्ट मतलब बाहर भेजते हैं। इंपोर्ट, अच्छा, ऑयल्स, ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है। और इसी वजह से हम हमेशा घाटे में भी रहते हैं, ठीक है ना। घाटे में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा जितना भी नेशनल इनकम है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है ऑयल की इंपोर्ट में ही चला जाता है। मैम बात वो नहीं है ना, लेते हैं दूसरे कंट्री से, हम सस्ते में बेचते हैं दूसरे कंट्री में। नहीं, ये नहीं, क्रूड ऑयल में जैसे श्रीलंका में वो तो फिर रिफाइन करते हैं ना हम लोग, वो तो रिफाइन करते हैं, रिफाइनरी हम लेते हैं ना, फिर इतना प्रोडक्शन नहीं है ना ऑयल का। चलो आगे आने वाले समय में फिलिंग स्टेशन जो होंगे ऑयल के बंद हो जाएंगे, ठीक है, पीक पॉइंट आ चुका है पूरा। अब इंटरसेक्टोरल फ्लो आ गया। इंटरसेक्टोरल फ्लो का है, देखो मैंने कहा कहाँ पे, हमने कहा 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मैंने ये नहीं कहा 4 सेक्टर्स, टेरेस्ट्री सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, आई एम नॉट सेइंग, मैं वो नहीं कह रही हूँ। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जहाँ पे मनी का फ्लो हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, एंड वन मोर इज फाइनेंशियल सेक्टर, वो आ गया क्योंकि हम लोन भी ले रहे हैं। इंटरसेक्टर फ्लो क्या है? Intersectoral flow, graphical representation of the cyclic movement of money between household and businesses in an economy. एक इकोनॉमी जो है उसमें हाउसहोल्ड भी है, राइट, देयर आर हाउसहोल्ड, और एक में बिजनेस है, प्रोडक्शन है। हाउसहोल्ड प्रोवाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्रोडक्शन क्या कर रहा है? कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें हैं वो दे रहा है, और क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है। तो इंटरसेक्टोरल फ्लो क्या है? व्हाट इज इंटरसेक्टोरल फ्लो? बेसिकली इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो का, कि कैसे सर्विसेज वगैरह जा रही हैं, ये बताएंगे आगे आपको। इंटरसेक्टोरल फ्लो में फर्म्स आती हैं, हाउस होल्ड आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर आता है, और फाइनेंशियल सेक्टर भी रोल प्ले कर रहा है। आल्सो रिप्रेजेंट 3 वेज ऑफ कैलकुलेट। देखो ये जो इंटरसेक्टोरल फ्लो है वो क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? बिकॉज ये नेशनल इनकम के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज नेशनल इनकम। इंटरसेक्टोरल, देखो कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो कंजम्पशन होता है, ठीक है, कोई प्रोड्यूस होगा, कंजम्पशन होगा, और इनकम भी जनरेट होता है। तो 3 मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। वन इज प्रोडक्शन मेथड, सेकेंड इज एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड इज इनकम मेथड, ठीक है। तो किसी का प्रोडक्शन या किसी का कंजम्पशन जो है वो किसी का इनकम ज़रूर होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वन इज रियल फ्लो एंड सेकेंड इज मनी फ्लो। साजिद, यस मैम, समझ में आ रहा है? पहले भी किया है थोड़ा बहुत ये आपने, है ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वन इज रियल फ्लो एंड सेकेंड इज मनी फ्लो। मनी फ्लो जिसमें मनी इन्वॉल्व है, और रियल फ्लो जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, ओनली सर्विसेज आर इन्वॉल्व, ठीक है। रियल फ्लो, फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। आगे आपको ये देखो, पहले भी हमने किया है इसको, देखो ये क्या है? फर्म्स हैं, ये क्या है? हाउस होल्ड है, राइट। अब फर्म्स ने फैक्टर्स ऑफ, ये पहले गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया यहाँ पे लोगों को। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? फैक्टर सर्विसेज दी। अब यहाँ पे डी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे ए फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है मनी, सर्विसेज दी जा रही हैं और कंजम्पशन किया जा रहा है, मनी इन्वॉल्व नहीं है, राइट। लेकिन अब ये फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट किया, गुड्स एंड सर्विसेज जब यहाँ से आ रहे थे फैक्टर पेमेंट भी किया, और इन्होंने फैक्टर से हाउस होल्ड ने कंजम्पशन के लिए इनको मनी भी दिया, तो दैट इज इंक्लूड, उसको हम मनी फ्लो करेंगे।
देखो सर्विस पहले बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम में मनी का यूज नहीं होता था, गुड्स एंड सर्विसेज से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज होता था। जब गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू ही एक्सचेंज होता है, कोई मनी का एक्सचेंज नहीं है, तो इट इज रियल फ्लो, ठीक है। और जब मनी का एक्सचेंज होता है तो इट इज मनी फ्लो। फोर्स्ड लेबर रियल फ्लो है या मनी फ्लो है? Forced labor. रियल फ्लो है। अब तुम ये सोच सकते हो कि एक गांव में, एक कहीं पे भी दूर दराज में मनी फ्लो क्या हो सकता है और रियल फ्लो हो सकता है। कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन एप्लीकेशन कुछ और हो सकता है, राइट। एप्लीकेशन अब काइंड में दे देते हैं। अब क्या होता है, विलेजेस में जिस तरीके से एग्रीकल्चर का पीरियड होता है, तो जो लेबर होता है, लेबर को कई बार मनी में नहीं दिया जाता, ठीक। जो भी गांव से रिलेटेड है उनको पता है, लेबर को कई बार ये बोल दिया जाता है कि हम काइंड में देंगे। काइंड का मतलब ये होता है कि आपने हमारे लिए काम किया तो उसके एवज में हम राइस आपको दे देंगे। 25 kg राइस दे दिया, 30 kg राइस दे दिया, 50 kg राइस दे दिया, राइट। तो दैट इज क्या होगा, वो रियल फ्लो होगा या मनी फ्लो होगा? रियल फ्लो। उसको तो बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हो बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वैसे भी नहीं कह सकते, क्योंकि बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड चाहिए, ठीक है। वो बताएंगे, पिछले वाले वीडियोस देखो पूरी की पूरी, उसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स दिया हुआ है। एनसीईआरटी, बेटे आप भी एनसीईआरटी की ना वीडियोस देख लो, बेसिक्स की, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़ें। तो बार्टर सिस्टम जहाँ पे है वहाँ पे रियल फ्लो होगा, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोवाइड और मनी का कोई भी कम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, टू सेक्टर मॉडल। देखो जो इंटरसेक्टोरल फ्लो है उसमें, इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको समझ लो बस आप, ठीक है। सिंपल सा है। टू सेक्टोरल मॉडल में हाउस होल्ड है और प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। अज्यूम ये किया जाता है, देयर इज अजम्पशन। अजम्पशन क्या है, हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं करता, राइट, देयर इज नो सेविंग। कंज्यूमर परचेज ऑल आउटपुट। कंज्यूमर जो है, हाउस होल्ड इज कंज्यूमर, वो सारा का सारा प्रोडक्शन जो होता है उसको कंज्यूम कर रहा है। ऑल एक्सपेंस ऑफ इंडिविजुअल कन्वर्टेड इनटू इनकम फॉर बिजनेस। प्रोडक्शन यूनिट स्पेंड ऑल देयर अर्निंग्स ऑन रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा, इनकम अगेन ट्रांसफर टू इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है। टू सेक्टर मॉडल में क्या होगा, हाउस होल्ड होंगे और साथ में प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे। प्रोडक्शन यूनिट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, लेबर का, कैपिटल का, इसका रिक्वायरमेंट है। और प्रोडक्शन यूनिट जो प्रोड्यूस करेंगे, हाउस होल्ड उसे कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। इसमें जितना प्रोड्यूस हुआ उतना कंज्यूम हो गया, ठीक है, और कोई भी सेविंग नहीं हुई। टू सेक्टोरल मॉडल इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आज की डेट में टू सेक्टोरल मॉडल नहीं है, एंशिएंट पीरियड में होता था, आज नहीं। हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। आज की डेट में 5 सेक्टोरल मॉडल है। एक्सटर्नल सेक्टर इज देयर, फाइनेंशियल सेक्टर इज देयर। 3 sectoral model, household firms and government sector. Government sector redistribute revenue to business and individuals, generate income from taxes, spend on subsidies, purchase goods and services. अब आपको पता है गवर्नमेंट भी अच्छा रोल प्ले कर रहा है मार्केट में, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, टैक्स जो है वो भी करता है और सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करता है। और हम लोगों के मेंस का पूरा चैप्टर है सब्सिडीज़ पे, राइट। सब्सिडीज़ हम पूरा अच्छे से करेंगे। तो जहाँ पे हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, तो दिस इज 3 सेक्टर मॉडल। सिंपल, कुछ है इसमें, ठीक है। रामती, ठीक है। देखो, देयर वाज 2 सेक्टर मॉडल, वन इज हाउस होल्ड एंड सेकेंड इज बिजनेस फर्म। तो इनकम एक्सचेंज जो था वो बिटवीन हाउस होल्ड और बिजनेसेस में हो रहा था। बट इन 3 सेक्टर मॉडल गवर्नमेंट इज ऑल्सो एंटर, ठीक है। How government is entered as tax collector, government is entered as subsidies provider, government is entered as manufacturer, ठीक है। तो इन 3 सेक्टर मॉडल वी हैव हाउसहोल्ड, वी हैव फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो। तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज इज बिटवीन फर्म, हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट सेक्टर। क्वेश्चन नहीं आस्क होगा इसमें से, क्वेश्चन नहीं करा जाएगा, बट नेशनल इनकम को समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सिंपल है, बच्चों वाला है एकदम, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे तो वो हो जाएगा। 4 सेक्टर मॉडल,
household firms, government, external sector. Now 3 sector are there. Government was there. Now we add external sector also. Why external sector? क्योंकि कोई भी इकोनॉमी इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता. आज के प्रेजेंट टाइम में कोई इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है. इट इज ओपन इकोनॉमी. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है. तो क्या है, जब भी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है तो एक्सटर्नल सेक्टर को भी स्टडी किया जाता है. राइट. एंड फाइनल इज दैट इज 5 सेक्टोरल मॉडल. 5 सेक्टोरल मॉडल क्या है? They are household, they are firms, government, external sector and financial sector. Financial sector, financial sector क्या है? Banks. Banks are included in financial sector. तो financial sector भी इसमें include होता है because बैंक से investment purposes के लिए capital लिया जाता है, loan लिया जाता है, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं. Injection and leakage in the circular flow of income. सर्कुलर फ्लो कितने का है? फर्स्ट इज 2 सेक्टर मॉडल, फिर 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, 5 सेक्टर मॉडल. यही है. 1 इज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसिंग यूनिट. आगे हम जाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया? गवर्नमेंट इज एडेड. आगे जाए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एडेड. और आगे गए तो फाइनेंशियल सेक्टर. ये एक्चुअली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है किसी इकोनॉमी का. बेसिकली पहले से बार्टर सिस्टम था. ठीक है. आगे गए तो गवर्नमेंट ने एज ए वेलफेयर स्टेट काम करना शुरू कर दिया. पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी. आगे गए तो ओपन इकोनॉमी हो गया और फाइनेंशियल सेक्टर भी आ गया. तो इस तरीके से इंजेक्शनल लीकेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है. ठीक. एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब क्या होता है? पूरा सर्कुलर फ्लो है. मनी का एक्सचेंज हो रहा है. गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है. पूरा सिस्टम है. अब सिस्टम में पूरा मनी है. राइट. मनी का एक्सचेंज हो रहा है. अब मनी के एक्सचेंज में बाहर से कुछ एक्सटर्नल मनी को और ऐड कर दिया गया, इंजेक्ट कर दिया गया. बाहर से कुछ एक्सटर्नल मनी को और ऐड कर दिया गया. कैसे? एक्सटर्नल इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इंट्रोड्यूस मनी इन द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग द टोटल इनकम सर्कुलेटिंग विद इन द सिस्टम. गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दिया. गवर्नमेंट है मनी, उसने स्पेंड कर दिया. इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, एक्सपोर्ट किया गया और एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट किया गया. ठीक है. मान लो एक इंडिया है. इंडिया में, पूरे इंडिया में इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट एकदम बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो मनी जो है सर्कुलेशन में ज़्यादा आ गया. गवर्नमेंट में स्पेंड बहुत कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैक्ट्रीज पे. तो क्या हो गया? अब जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कि नहीं होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा? सर्कुलेशन जो चल रहा था मनी का पूरे इकोनॉमी में, उसमें मनी और इंक्रीज कर जाएगी. राइट. ठीक है. गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कैपिटल इंडस्ट्री को इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है. तो क्या होगा? इन दैट केस फिर क्या होगा? जो पूरा सर्कुलर फ्लो है इनकम का, उसमें मनी और इंजेक्ट हो जाएगा. इसको पढ़ते क्यों हैं हम लोग? इसको क्यों मैं पढ़ रही हूँ? इसको पढ़ा क्यों रहे हैं? देखो, इसको इंटरलेट करो. इंटरलेट क्या है? तुम लोगों ने मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट पढ़ा था. पढ़ा है मनी सप्लाई? मैं आपने रिवीजन नहीं किया आई थिंक इकोनॉमी का. ठीक है. No, मनी सप्लाई किया है ना. मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने. ठीक है. कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रिएशन, M1, M2, M3 पढ़ा है. ठीक है. वो इसी से रिलेटेड है. ठीक है. अगर लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा मनी आ जाएगा ना, तो वो डिमांड करना ज़्यादा कर देंगे. प्रोडक्शन यूनिट्स जो होंगे उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो इन्फ्लेशन होगा. ठीक है. क्योंकि सप्लाई जो है वो कम है. तो ये सारी चीज़ें जो है इस चीज़ को आगे करती हैं. क्वेश्चंस बना के दूंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इस चीज़ का. तो क्या है? इंजेक्ट हो रहा है, पूरा सर्कुलर फ्लो में है. रिमूव मनी फ्रॉम. अब क्या है? सर्कुलर फ्लो से अगर एक है लीकेज. लीकेज क्या है? ये तो इंजेक्शन था. और लीकेज क्या है? रिमूव मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, रिडक्शन इन ओवरऑल फ्लो ऑफ इनकम. टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, लोगों से पैसा ले लिया, या फिर इंपोर्ट करने शुरू कर दिए गवर्नमेंट ने. जैसे हम ऑयल रिसोर्सेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया? मनी जितना सर्कुलेशन में था वो उसमें से वो कम हो गया. सेविंग्स रिमूवल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलेशन कहाँ? हाँ, सेव करना शुरू कर दिया तो सेविंग्स भी तो होगा एक तरीके से.
बिल्कुल सेव करना शुरू कर दिया, अगर वो इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहा है तो। हमारे यहाँ पे सेविंग्स देखो इंडिया में ये क्या है, सेविंग्स जितना होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सेविंग अल्टीमेटली बैंक में ही जाएगा, और बैंक सेविंग को कैसे यूटिलाइज करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट्स को ही देंगे लोन के लिए, या फिर हाउसिंग इंडस्ट्री को दे देंगे। हाउसिंग इंडस्ट्री भी तो आगे डिमांड ही करेगा, ठीक है ना। हाँ, लिक्विडिटी से रिलेटेड। आगे है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक फ्लो क्या होते हैं? स्टॉक क्या है? जब किसी भी चीज को मेजर किया जाता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, मार्च, मेरे अकाउंट में मार्च 31 2023 को इतना मनी था, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं, तो दैट इज स्टॉक। फ्लो क्या है? 2022 में मेरे अकाउंट में इतना पैसा था। जब हम ईयर के हिसाब से किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज़ फ्लो। इसको समझना बहुत ज़रूरी है बेटे, क्योंकि डेप्रिसिएशन में ये चीज़ें काम आएंगी आगे। नेशनल इनकम जब आप स्टडी करोगे तो आपको स्टॉक और फ्लो के कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा, राइट। समझ में आ गया? कुछ है नहीं इसमें, पहले भी करवा चुकी हूँ मैं ये। टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। बहुत सारी गुड्स हैं प्रोड्यूस होती हैं। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो क्या है टाइप्स ऑफ गुड्स? फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स का डेफिनेशन क्या है? क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स, जीडीपी क्या है? इट इज कैलकुलेशन ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ इकोनॉमी। तो फाइनल गुड्स क्या है? क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं उसे हम फाइनल गुड्स बोलते हैं, ठीक है। फाइनल गुड्स जो है वो डिमार्केट हो सकती हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देयर आर टू टाइप्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो है कंज्यूमर परचेज कर लेते हैं और इमीडिएटली अपने वांट्स जो है इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। ब्रेड को परचेज कर लिया, ब्रेड खा लिया, हमारी वांट जो है वो सेटिस्फाई होगी, तो दैट इज कंज्यूमर गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड। फाइनल प्रोड्यूसर गुड क्या है? प्रोड्यूसर्स उसे बाय करते हैं, हार्वेस्टर को, ट्रैक्टर को बाय किया, और ट्रैक्टर को बाय करने के बाद हमने उसको एग्रीकल्चर में लगा दिया, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या है? जो क्रॉस कर लेती हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। वो टू टाइप्स हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या है? परचेज बाय द कंज्यूमर। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स। और ये इसका देखो नाम है बच्चे, ये नाम बार बार आएगा आपको आगे इकोनॉमी के सेक्शन में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो हैं जब उसको कंज्यूम किया जाता है तो इट इज नॉन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को जब कंज्यूम किया जाता है तो इट इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। So मैम, फॉर एग्जांपल मशीनरी जैसे ट्रैक्टर हमने यूज किया टू प्रोड्यूस समथिंग, तो फिर वो प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएंगे? देखो नहीं, प्रोड्यूसर गुड्स में नहीं, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है, उसको आगे किसी चीज़ के लिए वो कैपिटल गुड है। देखो ये तो ऐसे कैटेगराइजेशन किया है, लेकिन वो फाइनल कैपिटल गुड है। जो जिनका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होता है उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जो हैवी भी होती हैं, ज़्यादा उनका वैल्यू भी ज़्यादा होता है और ड्यूरेशन वेरिएबल होती हैं, उन्हें हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, और वही इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए काम आती है। इसीलिए इसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। फाइनल प्रोड्यूसर गुड इज नॉन एज, अगर फाइनल प्रोड्यूसर गुड जो है ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स को यूज़ किया जाता है तो दे आर नॉन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। एनी अदर एग्जांपल्स अदर देन ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर? बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे मान लो एक छोटी सी मैं एग्जांपल बताती हूँ। एक कार खरीदी, ठीक है, कार तुमने घर के लिए यूज़ कर ली, लेकिन उसी कार को तुमने बाद में सोचा कि नहीं घर के लिए नहीं, मैंने अपनी इंडस्ट्री के लिए फाइनलाइज कर दी। कंपनी की शीट बनती है ना, वो उसको कैपिटल में ही दिखाते हैं, ठीक है। वो जो हो गई कंपनी के लिए तुम यूज़ कर रहे हो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, वो क्या होगी? वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, राइट। जो तुम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। तुम्हारा लैपटॉप एक ड्यूरेबल आइटम है, 5, 6, 7, 8 साल, वो कैपिटल है। सर्विस सेक्टर के लिए कैपिटल माना जाएगा वो, राइट। तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे डिफाइन कर रहे थे हम लोग, घर पे खाना बनाओ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, घर पे खाना बना के रेस्टोरेंट में बेच दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी,
ठीक है, दैट इज़ द रीज़न जीडीपी में लोग ज़्यादातर बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि वुमेन जो काम करती है घर पे, इसको भी इंक्लूड करना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है। क्योंकि वेमेन के काम बहुत ज़्यादा, अगर वेमेन को हटा दो और कोई बंदा नौकर काम कर रहा है और उसको आप पैसा दे रहे हैं, इट विल कैलकुलेट इन जीडीपी। लेकिन वेमेन जो काम कर रही है उसका कैलकुलेशन जीडीपी नहीं है, और ये जीडीपी का फॉल भी है। इसीलिए मैं कह जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर और नॉट, ठीक है। अब नर्स पहले काम, अभी नर्सिंग को ऐड किया गया, पहले नर्सिंग को ऐड नहीं किया जाता था। किसी की देखभाल करना, किसी पेशेंट की देखभाल करना, इट वाज नॉट कंसिडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट नाउ इट इज़ कंसिडर, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कि जहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल गुड हमारे पास है और हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज़ फाइनल गुड, और मैं प्रोड्यूस क्या कर रही हूँ, सर्विसेज, तो दिस इज़ नॉन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, ओके, shirt. Okay, a factory produces shirts or t-shirts. Now, I am the one who have the business of printing shirts. Okay, I will print something on shirt, print name of the shirts, and then sell them. So, will that be consumer good transformed into purchase? Of course. Producer goods. अगर तुम शर्ट लेके खुद पहन लेते हो तो that will include in consumption expenditure. अगर शर्ट लेके उसमें प्रिंटिंग करते हो और आगे फर्दर तुम बेचते हो, इट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैम मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, जैसे मैम इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी अगर बात करते हैं तो मनी और कैपिटल दोनों सेम चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है? नहीं, मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज ए गुड फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट जिससे तुम मनी जो है बार बार जनरेट कर सकते हो। तो मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा अच्छे से समझाएं। हाँ, जैसे यार मैंने तुमसे लैपटॉप ले लिया, तुम्हारे पास लैपटॉप वाली कंपनी है, ठीक है, मैं तुमसे लैपटॉप ले लिया पैसे देके, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें मनी दिया, मनी तो बस एक्सचेंज वाली चीज़ है ना। तुम्हारी जो ऑनरशिप थी लैपटॉप की वो मेरे पास आ गई, तुम्हारी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई ना। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, तुम्हारी ऑनरशिप मेरे तक ट्रांसफ़र हो गई। तुम्हारे पास जो कैपिटल एसेट था वो मेरे पास आ गया, एक मनी के एक्सचेंज की वजह से। तुम्हारे पास कैपिटल एसेट कौन सा था? तुम्हारे पास लैपटॉप था जिससे तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, फलाना बहुत सारी चीज़ कर सकते थे। तो वो तुम्हें मैंने पैसे दे दिए और तुम्हारी जो कैपिटल की ओनरशिप है अपने पास ले ली। तो मनी क्या है? सिर्फ एक चीज़ है, एक पेज, वो कह दो, हाँ, तुम्हें ये मान लो कि पेपर है, मैंने पेपर दे दिया, तुमसे पैसे ले लिए, ओ तुमसे कैपिटल ले लिया, ये है मनी। सिर्फ मीडियम है एक्सचेंज का, एक तरीका है। जैसे मैंने कहा ना अभी आपको, सिविल्स की तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, एक तरीका है अच्छी लाइफ को जीने का, एंड नहीं है, राइट? ठीक है, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। अब आगे आते हैं, फाइनल गुड्स होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी। इंटरमीडिएट गुड्स नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ लाइन ऑफ प्रोडक्शन, सिंपल। वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड। इंटरमीडिएट हो गया वर्ड, किसी भी चीज को कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। नॉट रेडी फॉर फाइनल यूजर, प्रिंटिंग होगा तब फाइनल यूजर के पास जाएगा, राइट? कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स को हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ड्यूरेबल गुड्स हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, नॉन मटेरियल और सर्विसेज हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो रिलेटिवली हाई वैल्यू की होती हैं, सेवरल ईयर्स तक चल सकती हैं, लैपटॉप। सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं जिनका 1 साल से कम में होता है, इनका 1 साल से ज़्यादा है, इनका 1 साल से कम में रहता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन है, ब्रेड लिया खा लिया, ये क्या है? नॉन ड्यूरेबल है। नॉन मटीरियल गुड्स सर्विसेज है। सर्विसेज क्या है? डायरेक्टली सेटिस्फाइज योर नीड्स, ठीक है। मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों का नीड डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रहा है, तो दीज आर ड्यूरेबल में आएगा, 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है। वैसे तो दूसरा स्मार्ट के अलावा दूसरा छोटा फ़ोन भी ड्यूरेबल में ही आएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा चलता है। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या है? हाई वैल्यू गुड्स होती हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट ऑफ कंज्यूमर, फिक्स्ड एसेट है, एक बार मशीन फिट कर दी, शर्ट्स की प्रिंटिंग हो रही है, वो जो है डेप्रिसिएशन होएगा मशीन का, लेकिन 20 साल तक चलेगी, 30 ईयर्स तक चलेगी। एक बार ट्रैक्टर ले लिया, 30 ईयर्स तक चलता रहेगा, राइट? तो ये क्या है? कैपिटल। और हमें क्या है, आप हमारा एक अलग से चैप्टर है
कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे इस चैप्टर को। राइट वैमिते, कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, सब समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, यूजिंग हिंदी ना। अच्छा, मार्केट इन इकोनॉमी, ये लास्ट है। मार्केट क्या है इकोनॉमी का? अलग अलग टाइप की मार्केट्स हैं, ठीक। वन इज परफेक्ट कंपटीशन, वन इज परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। देखो मार्केट होता क्या है, मार्केट ऐसा नहीं है जैसा हम गए तो मार्केट है, इसको नहीं बोलते इकोनॉमी में मार्केट। मार्केट एरिया ओवर विच बायर्स एंड सेलर्स आर स्प्रेड। मार्केट वो एरिया है जहां पे बायर्स और सेलर्स स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, किसी को सेल करना है वो एरिया है। हैव क्लोज कॉन्टेक्ट विद वन अनदर, उनका क्लोज कॉन्टेक्ट है। अब ग्लोबलाइजेशन में मार्केट को बढ़ा दिया ना, यहाँ पे तुम ऑर्डर करोगे अमेरिका से भी चीज़ मंगवा सकते हो, ठीक है। तो क्या है मार्केट इन इकोनॉमी? अलग अलग तरह की मार्केट्स है। वन इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब क्लोज कॉन्टैक्ट, हाँ, जैसे मार्केट की डेफिनेशन में क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? क्लोज कॉन्टैक्ट कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो अमेजोन से तुम्हारा क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं है तुम्हारा क्लोज कॉन्टैक्ट, तुम्हारे मोबाइल पे अमेजोन है, तुमने दिया, वो तो सर्विस उससे भी तेजी से प्रोवाइड कर दें, है नहीं क्लोज कॉन्टैक्ट। डेफिनेशन बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, हैंस यूनिफॉर्म प्राइस, व्हीट एंड राइस मार्केट। मंडी होती है हमारे पंजाब में, ऐसा है, पता नहीं उधर क्या है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, वहाँ पे भी होगा, ठीक है। हर गांव में हम लोगों के यहाँ पे मार्केट है, ग्रेन मार्केट, ठीक है। एक बड़ा सा एरिया होता है, जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन को पूरी उस एरिया में लाया जाता है, और वीट जो है वहाँ पे फैला दिया जाता है, वीट और राइस जो है फैला दिया जाता है, और जो भी लोग आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं और वहाँ से उसको बाय करते हैं, और वीट का जो है प्राइस सेम रहता है, सेम रहता है, किसी से भी लगा लो। तो वो क्या होगा? वो एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन का। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग विद होमोजीनियस प्रोडक्ट। वैमित्य समझ में आ रहा है? मान लो नागालैंड में कहीं पे मार्केट है, तो मार्केट क्या है? वहाँ पे राइस प्रोड्यूसर्स हैं। अब पूरा एक विलेज में बहुत सारे राइस प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है। वो सारे राइस प्रोड्यूसर जो है वो इकट्ठा हो गए, ठीक, इकट्ठा होके कहीं पे जाके उन्होंने अपना एरिया डेजिग्नेट कर लिया और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को बेचा। ट्रेडर्स आए, राइस को कलेक्ट किया वहाँ से, ठीक। राइस की कीमत, राइस का प्राइस जो होगा वो फिक्स होगा, एक फार्मर का दूसरे फार्मर का फिक्स होगा, आप कहीं से भी, क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है, प्राइस फिक्स होगा। तो क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। अब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये इस तरीके से हो सकता है ना कि क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। तो जो हमारे मार्केट वीट और राइस का है वो परफेक्ट कंपटीशन जो है उसका एक आपको एग्जाम्पल है। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, हैंस यूनिफॉर्म प्राइस, व्हीट एंड राइस मार्केट। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली तो आपको पता ही है, सिंगल सेलर है। रेलवेज, इंडियन रेलवेज मोनोपोली है इंडियन रेलवेज की। प्राइवेट सेक्टर का रेलवे चलता है, देयर इज नो प्राइवेट सेक्टर रेलवे, मोनोपोली है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेल क्लोज रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? एग्जाम्पल क्या है? यूनिलीवर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अलग अलग ब्रांड के, वेस्टर का भी एसी आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी और कंपनी का एसी आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज के एसी आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के टीवी आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ फर्म सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। क्लोजली रिलेटेड है, वोल्टास का एसी भी वैसा ही रहेगा और वेस्टर का भी वैसा ही रहेगा, क्रोमा का भी वैसा ही रहेगा, एक जैसे एसी है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म सेल क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ऑलिगोपोली क्या है? ऑलिगोपोली का मतलब है फ्यू फर्म सेलिंग द प्रोडक्ट। कार इंडस्ट्री, ऑलिगोपोली वो होता है जहाँ पे बहुत कम फर्म्स होती है, जैसे कार इंडस्ट्री। अब कार इंडस्ट्री में तो हर कोई एंटर नहीं कर सकता ना, कुछ ही ब्रांड है, राइट। एयरलाइन इंडस्ट्री, कुछ ही ब्रांड है, राइट। जेट एयरवेज हो गया, इंडिगो हो गया, कुछ ही ब्रांड है।
तो ये क्या है, वो क्या एग्जाम्पल होंगे, ओलिगोपोली, राइट। डुओपोली क्या है, टू कंपनीज टुगेदर प्रोवाइड मार्केट सर्विसेज, दो कंपनीज कंबाइन हो गई और मार्केट सर्विसेज देनी शुरू कर दी। जैसे गूगल एंड मेटा, फेसबुक, मेटा फेसबुक सारा आपका रिकॉर्ड जो है वो शेयर करता है, गूगल सारा रिकॉर्ड शेयर करता है, ठीक है। हर चीज़ जो भी आप फाइंड आउट करते हैं, मान लो आपने अपने लैपटॉप पे अपने मोबाइल पे कुछ फाइंड आउट किया, एसी, बेस्ट एसी, तो एसी की ऐड आनी शुरू हो जाएगी साथ में। तो क्यों ऐसा है, बिकॉज आपका डाटा शेयर हो रहा है, राइट। तो क्या है, अगर गूगल और मेटा की यानी कि फेसबुक की बात करें तो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, फेसबुक के थ्रू लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड होती हैं, तो गूगल भी मार्केटिंग करता है, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, डुओपोली का एग्जाम्पल होगा, राइट। तो ये था आज हमारा बिल्कुल बेसिक है। हाँ हाँ, डुओपोली में वोडाफोन आइडिया इसका एग्जांपल हो सकता है। किसका, वोडाफोन आइडिया, दोनों मर्ज होके दोनों साथ सर्विस प्रोवाइड कर रहे नहीं, हैं। वो आइडिया नहीं हो सकता, वो नहीं है मार्केट। देखो वो मर्ज हैं, ये मर्ज नहीं है, डुओपोली में मर्ज नहीं है, दो कंपनी ने कंबाइन कर लिया। अब ये मान लो, जैसे मान लो कि भारत पेट्रोलियम आता है ना, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, दोनों ने कंबाइन कर लिया, ठीक है। भारत पेट्रोलियम ने कहा कि भाई विलेजेस जो हैं वहाँ पे सप्लाई तुम दोगे, ठीक है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा कि सिटीज़ जो है वहाँ पे सप्लाई मैं दूंगा, राइट। तो वो एग्जाम्पल क्या होगा, डुओपोली का। बेसिकली लाइक एमओयू, नहीं, हाँ एमओयू कह सकते हैं, मर्ज करना अलग चीज़ होती है, ठीक है, मर्ज नहीं, अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेगमेंट्स जो है उसके ऊपर कंबाइन कर रहे हैं, राइट। कुछ भी नहीं है, कल जो चैप्टर शुरू होगा नेशनल इनकम, वहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, बट दैट ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता, यूपीएससी लगातार चेंज हो रहा है, राइट। तो कल जब हम लोग नेशनल इनकम का चैप्टर करेंगे तो हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और जो आगे आ सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, मेंस के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और मेंस का मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपके रिवीजन में काम आएगा, इसको आप लोग जो भी अपना सेव करके रख लीजिएगा, और इसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। इसमें बस एक चीज़ नहीं है, इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे वर्ड होगा इलास्टिसिटी, उसको आप लोगों ने नहीं देखना है। एक मिनट बेटे, लाओ मैं कार्ड पेन दो। ये पेज नंबर 13 है, शेप ऑफ द डिमांड कर्व जहाँ पे लिखा होगा वो चीज़ को आपने नहीं देखना है, बिकॉज ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है, और हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील नहीं करते इसमें। तो जहाँ पे भी शेप ऑफ डिमांड कर्व है उसको आप नहीं, उसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी इसी में से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, और कल शायद क्वेश्चंस तुम लोगों को मिलेंगे। पहले क्वेश्चंस करोगे तुम लोग, कल ये याद होना चाहिए तुम लोगों को सारा। कल तुम लोगों का टेस्ट है पहले, ठीक, क्वेश्चंस होंगे 20 इसी में से होंगे, राइट, और उसके बाद फिर क्लास होगी, राइट। 15 मिनट का होगा, 10 मिनट में कर लेना, ईजी होंगे, एमसीक्यूज होंगे, इसमें मेंस का कोई क्वेश्चन तो बन नहीं सकता। साजिद, गरिमा, ट्यूबा, बच्चे समझ में आया? हेलो साजिद, ट्यूबा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या इनको? इतने चीख चीख के बोलती हूँ ट्यूबा, लॉगिन करके बोल दिया। ठीक है, फिर बाद में फ़ोन करते हैं इनको, ठीक है। तो ये कर लो तुम लोग भाई, मेरे को क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्या? क्या कल के क्वेश्चंस मेरे को मिल जाएंगे। कौन से क्वेश्चन? ऑनलाइन लोगे क्लास? ना मेरा एग्जाम 2 से 5। 2 से 5 एग्ज़ाम है, यस। बंद क्यों नहीं?